लोगों के साथ जोड़ा जाए और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके लिए एक सशक्त मंच तैयार किया जाए जिसमें सभी की आवाज़ सुनी जाए, सभी के विचारों को एक मंच दिया जाए और एक साझा समाधान निकालने की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र लगातार हम सुबह से कर रहे हैं। भारत मंडपम के ठीक आगे नटराज की भव्य मूर्ति भारत के सांस्कृतिक उद्भव और जिसको हम कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति की एक पावन धारा के रूप में जो भारत अपने आप को, भारत जिसका नाम ही है कि जहाँ पर लोग ज्ञान प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं, और इसीलिए भारत मंडपम इस शब्द को भी बार बार रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें आपको प्रगति मैदान में स्थित नए भारत मंडपम से सीधे हम आपके लिए ख़ास तौर पर लेकर के आए हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन यानी लीडर्स अब दिल्ली डिक्लेरेशन पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। कौन से मुद्दे, कौन सी प्राथमिकताएं जो भारत ने रखी, जिन पर वैश्विक सहमति बनती है, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं क्योंकि प्राथमिकताएं बहुत बड़ी भारत की ओर से। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस 2018 में जब अर्जेंटीना ने G20 की अध्यक्षता की तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी को एक मुद्दा बनाया। शायद किसी को नहीं पता होगा कि उसके बाद कोविड और उसके बाद रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद फूड इनसिक्योरिटी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन आज भारत ने ज़बरदस्त लीडरशिप का परिचय दिया। फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, 3F की जो क्राइसिस है उसको सेंटर में रखते हुए वार्ताओं के जरिए कैसे इस संकट का एक साझा हल निकाला जाए, पुरजोर कोशिश की भारत ने अपनी ओर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस का स्वागत करते हुए, अर्जेंटीना जो भारत के साथ कई विभिन्न समूहों में मंच साझा करता है और इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए, अर्जेंटीना जिसके साथ हमारा व्यापार कई उत्पाद के तहत आगे बढ़ता है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीज़ी सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑस्ट्रेलिया की आवाज़ बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया ने एक ओपन ग्लोबल इकोनॉमी और रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का समर्थन किया है, जिस पर भारत के प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा फोकस रहा है कि जो 20वीं सदी के संस्थान हैं उनको 21वीं सदी के लिए कैसे तैयार किया जाए। खुले तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया है कि जो रिफॉर्म्स हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, उस पर कई सारे पेपर्स आ चुके हैं। भारत की ओर से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी पहली रिपोर्ट भी सौंप दी है। दूसरी रिपोर्ट शायद अक्टूबर में आएगी, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको प्रेसिडेंसी के दौरान दिखाई दे सकता है। एक बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया ने जिसका भरपूर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीज़ी का स्वागत करते हुए, ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ भारत अपने संबंधों को विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ा रहा है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और इस वक्त G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का आगमन, G20 शिखर सम्मेलन पर आने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में जो चर्चाएं आगे बढ़ेंगी उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री क्या पक्ष लेते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो राजनीतिक या भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको भारत ने G20 के विकास के मुद्दे पर हावी नहीं होने दिया, और यही शायद भारत के G20 प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत सारे देशों को कि शायद भारत कहीं दबाव में झुक न जाए, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर किसी का भी बिना कोई पक्ष लिए निष्पक्ष तौर पर इस अध्यक्षता को स्पष्ट तौर पर एक लीडरशिप के तौर पर संभाला, और भारत ने अपनी ओर से बिल्कुल साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं
उनको इस वार्ता पर हावी नहीं होने देगा, क्योंकि ये एक मंच है वैश्विक विकास के मुद्दों को समाधान देने का, एक साझा हल ढूंढने का। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन। जैसा कि आपको पता है कि 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस वक्त हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक आप देखें, भारत के कारोबारी संबंध लगातार प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 के बाद देखें तो जो हिस्सेदारी है भारत की यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक के साथ, वो करीब करीब दोगुनी हो गई है। 8% से बढ़कर के 18% की हिस्सेदारी कारोबार में स्पष्ट तौर पर नजर आई है। और यूरोपियन यूनियन के साथ कारोबारी संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाना द्विपक्षीय तौर पर ये भारत की प्राथमिकता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम बात कर रहे हैं, बायलैटरल एंगेजमेंट्स भी होने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन G20 में यूरोपियन यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका। पूरे यूरोप की तरफ से एक मात्र सदस्य जो पूरे यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है G20 के इस बहुत ही खास मंच का। तो यूरोपियन यूनियन की कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल की तरफ से उर्सुला वॉन डेर लायन और यूरोपियन यूनियन कमीशन की तरफ से यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट शार्ल मिशेल, जो कि यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट शार्ल्स मिशेल, जिनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यूरोपियन यूनियन G20 में फिलहाल इकलौता संघ, जिसके बाद अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद कह सकते हैं कि G20 में 2 संघ हो जाएंगे, 19 देश और 2 संघ। लेकिन फिलहाल 19 देशों के साथ G20 में यूरोपियन यूनियन एक संघ के तौर पर शामिल है। जैसा कि आपको पता है कि भारत की प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है और ये G20 की प्राथमिकताओं में शामिल। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स का आगमन। G7 में जर्मनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और G7 के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो स्पष्ट तौर पर उनका भव्य स्वागत किया गया था, और वहाँ पर जो क्लाइमेट जस्टिस को लेकर के आवाज़ें उठी थीं उसको जर्मनी का भरपूर समर्थन मिला था। जर्मनी और भारत के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर के और ज़्यादा रिश्तों को मजबूत करना और साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, उस पर भी निगाह रहेगी। लेकिन G20 के मंच पर जर्मनी की बहुत ही खास भूमिका वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने के लिहाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स का स्वागत करते हुए उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री के जरिए, और ये देखा जा सकता है कि जैसे WHO के डायरेक्टर जनरल, उनका भी थोड़ा स्वास्थ्य नासाज था, प्रधानमंत्री ने उनका भी स्वास्थ्य पूछा। लेकिन ये भी दिखाता है महत्व G20 शिखर सम्मेलन का, जहां विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और संगठनों के अध्यक्षों के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि वे इसमें ज़रूर शिरकत करें, ज़रूर शामिल हों, क्योंकि इस वक्त का G20 शिखर सम्मेलन इस दौर में पूरा विश्व वक्त के उस मुहाने पर खड़ा है जब चुनौतियां बहुत भीषण हैं और चुनौतियां बहुत मुखर हैं। ऐसे में इस कठिन वक्त में विश्व को अगर आगे लेकर जाना है तो उसमें इस G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए इस वक्त जो औपचारिक स्वागत आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों का, G20 सदस्य देशों का और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों का किया जा रहा है, ये भी दिखाता है कि इनका यहाँ आना, इस शिखर सम्मेलन में इन सभी संगठनों और राष्ट्रों के अध्यक्षों की उपस्थिति हमारे लिए भी मायने रखती है, G20 के लिए भी मायने रखती है। भारत मंडपम जो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है उन मेहमानों की जिनका भी आगमन का इंतजार है, और विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष जो अब से कुछ ही देर बाद जब फॉर्मल सेशंस शुरू होंगे तो गंभीर समस्याएं विश्व के सामने जो उपस्थित हैं
उन पर मंथन करेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, ताकि इन चर्चाओं और इस विमर्श से कुछ ठोस नतीजे सामने आ सकें, ऐसे नतीजे जो एक्शन ओरिएंटेड हों, ताकि विभिन्न देश सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हुए इन निर्णयों को लेकर आगे बढ़ सकें। सामूहिक जिम्मेदारी सर्वसमावेशी विश्व के विकास की, सामूहिक जिम्मेदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की, सामूहिक जिम्मेदारी वसुधैव कुटुंबकम के तहत एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के मंत्र को साकार करने की। और इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, मात्र 15 वर्ष की आयु में वे इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ गई थीं। 21 वर्ष की आयु में ही वे रोम की काउंसलर चयनित हो गई थीं। 29 वर्ष की आयु में ही वे सांसद भी बन गई थीं और 2022 में ही उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री पद को संभाला। 2020 में जब इटली ने G20 की अध्यक्षता संभाली, उस वक्त कोविड-19 का जो क्राइसिस था वो काफ़ी अपनी जड़ें जमा चुका था। ऐसे में रोम डिक्लेरेशन, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के एक साझे प्रयास के तौर पर जो प्रेसिडेंसी की थी, इटली ने उसे काफ़ी सराहा गया था और इटली ने भी भरपूर समर्थन दिया है भारत की G20 प्रेसिडेंसी का। केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के दोनों देश लगातार एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आते रहे हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि G20 प्रेसिडेंसी पूरी अभी तक जो देखी है हमने 1 दिसंबर 2022 से महत्वपूर्ण स्तंभों पर नजर आती हुई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 2012 से 2017 तक, और इसीलिए भारत के साथ संबंधों को वे पूरी तरह और बेहतरीन तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। जापान एक महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, जिसके साथ हम विभिन्न मंचों पर हम सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। और जापान ने पूरा समर्थन दिया है भारत का ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर। स्पष्ट तौर पर जब ऐसा कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जब भारत और चीन की बात आती है तो जापान हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जापान ने खुल करके भारत का समर्थन किया है, भारत के विचारों का, और भारत के पक्ष में अपने विचार रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का स्वागत करते हुए विभिन्न सहयोगी देश और शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण आयाम ये रहता है कि भारत जहां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, तो वहीं विभिन्न सदस्य देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने का भी ये महत्वपूर्ण अवसर होता है। ऐसे में लगभग 15 बायलैटरल्स भी प्रधानमंत्री की प्लान्ड है, जिनमें से कल हमने देखा कि 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, जिसके बाद आज भी सबकी नजरें रहेंगी, जब उम्मीद की जा रही है कि यूके, जर्मनी, फ्रांस के साथ भी और अन्य देशों के साथ भी प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। और इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल दोनों देशों के बीच मित्रता की 50वीं वर्षगांठ दोनों ही देश मनाते हुए और एक स्पेशल कैंपेन G20 से ठीक पहले चलाया गया, जिसमें दोनों देश एक साझी विरासत, विश्वास की विरासत को आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं, मित्रता को और प्रगाढ़ करते हुए। और G7 समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इनसे हुई और अब G20 का मंच तैयार, और पूरे साल हमने सहयोग देखा कोरिया का भारत की तमाम प्राथमिकताओं पर, और स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक लिहाज से दोनों देश और ज़्यादा करीब आते हुए। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कई सदस्य देश जिनके आगमन का इंतजार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से इस औपचारिक स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए G20 शिखर सम्मेलन, जिससे पूरे विश्व को उम्मीदें हैं, और जिन देशों को यहाँ G20 शिखर सम्मेलन में जिनके फ्लैग्स हम देख सकते हैं मंडपम के बाहर सजे हुए,
लेकिन इन सभी देशों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस शिखर सम्मेलन से कुछ ठोस निकलकर सामने आए, कुछ ऐसा निकलकर सामने आए जो विश्व के विकास को गति दे सके। इस वक्त कोविड महामारी से कितने ही देश हैं जो उबर रहे हैं। इस वक्त कोविड महामारी के बाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। ऐसे में सभी देशों को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान कर रहा है भारत इस भारत मंडपम से। और इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। श्री एम सिरिल रामाफोसा जो रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता रहे हैं, ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, पेशे से व्यापारी भी रहे हैं। 2014 से 2018 तक आप दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति रहे और अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान। और G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का आगमन। हाल ही में ब्रिक्स समिट की सफल मेज़बानी करने के बाद अब G20 के मंच पर दोनों ही नेता एक बार फिर से कुछ ही दिनों में मिलते हुए विकासशील देशों के साझा हितों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए दोनों देशों के संबंध कारोबारी तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और मानवीय तौर पर बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही प्राचीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का स्वागत करते हुए, हैंडशेक करते हुए, फॉर्मल फोटो ऑप देते हुए। भारत मंडपम की खूबसूरती इस मौसम में देखते ही बनती है। विशेषकर रात के वक्त जब ये रोशनी से जगमगा उठता है, तब ये उम्मीद की जाती है कि ये रोशनी पूरे विश्व को रोशन करेगी। और ऐसे में आज जब मौसम भी बेहद सुहावना है, ये दिखाता है कि दिल्ली मौसम के साथ भी तैयार है अपने गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करने के लिए। ये विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो शक्तिशाली नेता हैं और ये विभिन्न राष्ट्र जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विराजमान हैं, इन सभी राष्ट्रों का और राष्ट्राध्यक्षों का एक ही मंच पर आज उपस्थित होना महत्वपूर्ण संकेत। और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन का भारत मंडपम में आगमन। 2003 से 2014 तक आप तुर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं। इससे पहले आप इस्तांबुल के मेयर भी रहे हैं और अब तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और G20 के मंच पर अपने देश को प्रस्तुत करते हुए। तुर्की ने 2015 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी और उस वक्त इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के 3I के इर्द गिर्द पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी तुर्की की थी। और भारत की प्रेसिडेंसी में इंक्लूसिव एक पहला एजेंडा जिसको कहा जा सकता है और एक्शन ओरिएंटेड